वन से मानुस तक में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने नर हनुमान लंगूरों के शिशु हत्या वाले व्यवहार पर बात की थी, जो काफी चौंकाने वाला था। हाँ, बिल्कुल। आज हम उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे स्रोत लंगूर से मनुष्य, नैतिकता और विकास के जरिए हम इस व्यवहार को माँ के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये भी कि विकास की प्रक्रिया ने इसे कैसे आकार दिया है। देखिए, विषय थोड़ा संवेदनशील तो है, हाँ है तो। पर व्यवहार की गुत्थियों को सुलझाने के लिए मुझे लगता है इसे समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन इसने लाखों सालों में कैसे ऐसे व्यवहारों को गढ़ा है जो हमें पहली नज़र में न सिर्फ अजीब बल्कि काफ़ी कठोर भी लग सकते हैं। ये सब एक तरह से अस्तित्व और अगली पीढ़ी तक अपने जीन्स पहुंचाने की जद्दोजहद का ही हिस्सा है। नया ताकतवर नर लंगूर किसी झुंड पर कब्जा करता है तो वो अक्सर पिछले नर से जो बच्चे पैदा हुए होते हैं उन्हें मार देता है। सही। और जो बात शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि जिन माओं के बच्चे मारे जाते हैं वो हमेशा मतलब पुरजोर विरोध करती भी नहीं दिखती। ये बात थोड़ी दिल को लगती है ना, खासकर जब हम माँ और बच्चे के रिश्ते के बारे में सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। मानवीय भावनाओं और हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं उनके चश्मे से देखें तो ये समझना बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत हम्म। ज़्यादा। हम्म। लेकिन यहीं पर देखिए हमें वो विकासवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। स्रोत साफ कहता है कि ये माँ की ममता में कोई कमी या उदासीनता नहीं है, अच्छा। बल्कि ये एक बहुत ही जटिल अनुकूलन है, एक एडेप्टेशन जो लाखों सालों के प्राकृतिक चयन का नतीजा है। हम्म। समझिए, लंगूरों में मादा तभी दोबारा गर्भ धारण कर सकती है जब उसका दूध पीने वाला बच्चा या तो बड़ा होकर दूध पीना छोड़ दे ओके। या फिर वो ना रहे, मतलब मर जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नए नर के लिए जो अब झुंड का लीडर है, बच्चों को मारना एक, हाँ, क्रूर तो है, लेकिन एक असरदार तरीका है मादाओं को जल्दी प्रजनन के लिए तैयार करने का, ताकि वो अपने जीन आगे बढ़ा सके। यही है। ठीक कहा, बिल्कुल। उसका उसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वो अपनी वंशावली को बढ़ाना है। अब उस मादा की स्थिति सोचिए, उसके सामने एक अचेतन मतलब बिना सोचे समझे लिया जाने वाला एक विकासवादी दुविधा है। क्या वो नए शक्तिशाली नर से भिड़े जिसमें उसकी खुद की जान को खतरा हो सकता है और शायद उसके बाकी बच्चों को भी, या फिर वो उस नुकसान को स्वीकार करके जल्दी ही नए नर के साथ प्रजनन चक्र शुरू करें ताकि उसके अपने जीन भी अगली पीढ़ी में पहुंच सके। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं है। हाँ, ये कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं, ये लाखों सालों के विकास का नतीजा है। एक गहरी वृत्ति, एक इंस्टिंक्ट है जो उन मादाओं के जीन को आगे बढ़ाने में सफल रही जिन्होंने इस मुश्किल हालात में इसी तरह प्रतिक्रिया दी। समझ गई। तो ये नजरिया तो इससे बिल्कुल पलट देता है। यानी माँ का वो जो तत्काल उग्र प्रतिरोध न करना है, वो शायद कमजोरी नहीं बल्कि एक बेहद मुश्किल हालात में अस्तित्व और अपने वंश को आगे बढ़ाने की एक गहरी विकासवादी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। भले ही ये सुनने में कितना भी अजीब या कठोर क्यों न लगे, मतलब ये एक ऐसा व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सफल होने के कारण जीन्स के जरिए स्थापित हो गया है, जिसे अंग्रेजी में इवॉल्व्ड बिहेवियर कहते हैं। लेकिन फिर यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि सबका इंसानों के लिए क्या मतलब है ना? और यहीं पर स्रोत एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रेखा खींचता है। हाँ। देखिए, जानवरों का कोई व्यवहार प्राकृतिक या विकासवादी तौर पर कितना भी तर्कसंगत क्यों ना लगे, वो इंसानों के लिए नैतिक रूप से सही या स्वीकार्य नहीं हो जाता। इंसानों के पास चेतना है, नैतिकता की समझ है, हमारे पास कानून है और सबसे बढ़कर चुनाव करने की क्षमता है। सही। हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम प्रकृति के व्यवहारों को अपने समाज का आधार नहीं बना सकते। ये जानना कि कोई व्यवहार प्रकृति में क्यों मौजूद है, हमें उसे अपनाने का लाइसेंस बिल्कुल नहीं देता। बिल्कुल सही कहा। तो विज्ञान हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होता है, बल्कि ये हमें क्यों सोचने पर भी मजबूर करता है ना। हाँ। ये हमें अपने मानवीय मूल्यों, अपनी नैतिकता पर सवाल उठाने और उन्हें और गहराई से समझने का एक मौका देता है। जैसा कि हमारे चैनल वन से मानुस तक का भी मकसद है, हम प्रकृति से सीखते हैं, उसके पैटर्न समझते हैं, पर आंख बंद करके उसकी नकल नहीं करते, बल्कि उससे मिली समझ से अपने मानवीय रास्ते चुनते हैं। और यहीं से एक गहरा सवाल उभरता है सोचने के लिए कि जब हम व्यवहार की इन गहरी विकासवादी जड़ों को समझते हैं, चाहे वे हमें कितना भी असहज क्यों ना करें, तो ये समझ हमें अपनी जटिल सामाजिक संरचनाओं, अपनी आपसी बातचीत और अपनी नैतिक दुविधाओं को देखने का कौन सा नया नजरिया देती है।
खासकर तब जब हम इंसान जानबूझकर प्रकृति के दिखाए रास्ते से अलग अपने बनाए नैतिक रास्ते पर चलने का चुनाव करते हैं। ये ज्ञान हमारे अपने निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर सोचना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस विचारोत्तेजक चर्चा के लिए धन्यवाद। यह था वन से मानुष तक, जहां हम प्रकृति की जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि उससे सीखकर अपने मानवीय मूल्यों को और बेहतर ढंग से